दोस्तों, हाल ही में मैंने महादेव का गोरखपुर नाम की एक सुपरनेचुरल थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राजेश मोहनन जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है भगवान महादेव के आत्मलिंग की, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर असीमित शक्तियां है। इसलिए शैतानी शक्तियां उसके ऊपर आक्रमण करके उस आत्मलिंग को हासिल करना चाहती है। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीत्या उस आत्मलिंग की रक्षा वीरभद्र और कई सारे अघोरी साधु संत कर रहे हैं। तो क्या वो आत्मलिंग गलत हाथों में पड़कर विनाश का कारण बनेगा, या फिर उसके रक्षक अपनी जान देकर भी उस आत्मलिंग की रक्षा करेंगे? यही सब कुछ देखेंगे हम आज की कहानी में। इस कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद महादेव के पास जाकर निवेदन किया कि आप पृथ्वी पर अवतरित हुई और लोगों का कल्याण कीजिए। जिसके बाद महादेव ने कैलाश पर्वत पर रहने का फैसला किया। लेकिन ऐसे ही एक दिन अचानक एक धूमकेतु पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। अब पृथ्वी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए महादेव ने उस धूमकेतु को अपनी तरफ खींच लिया और उस धूमकेतु की एनर्जी को एक आत्मलिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब उस आत्मलिंग के प्रभाव से ही भारत एक बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली राष्ट्र बना। अब हमारे भारतवर्ष के राजाओं ने किसी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद भी पर प्रांतियों के राजाओं ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया और उनका सिर्फ एकमात्र ही उद्देश्य था हमारे देश में पाई जाने वाली धरोहर को वापस ले जाना। और उसमें से कुछ लोग उस आत्मलिंग को भी हासिल करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को हमेशा ही हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस आत्मलिंग की रक्षा उसके रक्षक और एक सेना करती है, जिससे लड़ना किसी की भी बस की बात नहीं। अब उसके बाद हमें 1520 का काल दिखाया जाता है, जहां पर कासम जैसी नाम के एक परक्रांति राजा ने विश्वनाथ मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। और ये हमला इतना खतरनाक था कि वो लोग मंदिर के अंदर तक पहुंच गए। उसके बाद हम मंदिर के गर्भाशय में, जहां पर आत्मलिंग को रखा गया था, तो उस जगह पर कुछ साधु संत उस आत्मलिंग की रक्षा कर रहे थे। लेकिन बाहर से हाथी बुलाकर उस अंतिम दरवाजे को तोड़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी सेना को रोकना अब असंभव था। इसलिए यहाँ पर ये साधु लोग एक अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर महासेतु नाम का एक साधु कहता है कि यह अनुष्ठान पूरा होने के लिए हमें तीसरा पुष्प अर्पित करना होगा और तब तक हमें उन लोगों को रोकना होगा। अब यहाँ पर हम साधु लोगों में से एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसका नाम होता है बाल सेतु। अब यहाँ पर ये सारे लोग उस दरवाजे को टूटने से बचाने लगते हैं और उनमें से एक साधु मंत्र पढ़कर अनुष्ठान पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर से हाथी इतनी जोर से हमला करता है, जिस वजह से वो दरवाजा टूटने की कगार पर आ जाता है और वो सारे साधु संत बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब वो दरवाजा टूटने ही वाला था। ये देखने के बाद महासेतु आत्मलिंग को उठाकर खेचरी मुद्रा में वहां के कुएं में प्रवेश करते हैं और इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस मंदिर में मौजूद सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तभी दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब कुछ एक किताब के अंदर लिखा होता है, जिसे सुप्रिया नाम की एक लड़की पढ़ रही थी। अब उन लोगों की बहुत ही बेरहमी से मृत्यु हुई थी, ये जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब उस किताब के अगले पन्ने में उसे काले कलर के घोड़े का चित्र दिखाई देता है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था। उसके बाद हमें मुंबई शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बिल्डिंग के टेरेस पर सुप्रिया को सिंघानिया नाम का एक बंदा मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि बताओ, ये किताब कैसी लगी? सुप्रिया कहती है कि ये तो अविश्वसनीय किताब है। मतलब कि एक लड़का जो कि बाल सेतु है, वो 144 साल के बाद फिर से जन्म लेता है और 7 साल के बाद मर जाता है। मतलब इसका क्या रहस्य है? सिंघानिया कहता है कि ये एक बेस्ट सेलर बुक है और आगे इसकी कहानी तुम्हें ही लिखनी होगी और उस कहानी को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें महाकाल बाबा को ढूंढना होगा। सुप्रिया कहती है कि मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकती हूँ, उनको तो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। अब सिंघानिया उसे एक ऐसी वीडियो दिखाता है जिसके अंदर उसे महाकाल बाबा दिखाई देते हैं। वो बताते हैं कि 12 साल में एक बार अति रुद्र क्रिया होती है, तभी सभी साधु संत अघोरी ये लोग एक जगह पर मिलते हैं और महाकाल बाबा भी तुम्हें उसी जगह पर मिलेंगे, इसलिए तुम्हें वाराणसी जाना होगा। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं सुप्रिया वाराणसी पहुंच जाती है। वहां पर अलग अलग लोगों को महाकाल बाबा की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछने लगती है कि वो उसे कहां पर मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद थोड़ी निराश होकर वो एक जगह पर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक बाबा जी आते हैं और उसे एक काले घोड़े की तरफ इशारा करते हैं। अब उस घोड़े को देखने के बाद सुप्रिया को याद आता है कि मैंने तो इस घोड़े को उस किताब के अंदर देखा था। वो तुरंत ही उस घोड़े के ऊपर बैठती है और वो घोड़ा उसे महाकाल बाबा के पास लेकर जाता है, जहाँ बहुत अंदर जाने के बाद जंगल के एक एरिया में उसे महाकाल बाबा मिलते हैं। सुप्रिया उनसे पूछती है कि बाबा जी, क्या आप इस किताब को पूरा कर सकते हैं? महाकाल बाबा कहते हैं ये तो शिव की इच्छा है। फिर वो उस किताब का जिक्र करते हुए आत्मलिंग की रक्षा करते वक्त जो लोग मरे थे उनके बारे में बात करने लगती है
कि महादेव को कैसे भी करके उनके भक्तों को बचाना चाहिए था, उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। कम से कम उस छोटे बच्चे बाल सेतु को तो बचाना चाहिए था। महाकाल बाबा कहते हैं कि भगवान की लीला आज तक कौन समझ पाया है। इस संसार में जो कोई भी आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। बस इस संसार में सिर्फ दो ही चीजें नश्वर है, और वो है अच्छाई और बुराई। ये दोनों ही बार बार जीवित होते रहते हैं। खैर, अब उसके बाद हमें तुर्की का नजारा दिखाया जाता है, और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस आत्मलिंग की शक्तियों को हासिल करना चाहता है, जिसका नाम है कियान। अब कियान यहाँ पर सिंघानिया और एक दूसरे आदमी से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिंघानिया कियान से मिला हुआ है और उसने सुप्रिया के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। अब उसके बाद वहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे बूढ़े आदमी के पास कुछ शक्तियाँ होती है। वो कुछ देखकर बताने लगता है कि पिछले 13,000 वर्षों से हम लोग बार बार जन्म लेकर उस आत्मलिंग को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक जन्म में हमारी कोशिश नाकामयाबी रहती है। लेकिन इस बार हमें किसी भी परिस्थिति में कामयाब होना ही होगा, उस आत्मलिंग को हासिल करना ही होगा। अब यहाँ से तुम्हें रूहानी ताकतें मदद करेगी। तिब्बत में मैत्री माता नाम की एक महिला है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। यहाँ से वही तुम्हारी मदद करेगी। अब उसके बाद हमें तिब्बत बॉर्डर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक जगह पर हम एक महिला को देखते हैं और उसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये है तिलोत्तमा। इसका अप्रतिम सौंदर्य था। तिलोत्तमा ने महादेव को अपने पति के रूप में हासिल करने की कोशिश की, लेकिन महादेव का उसकी तरफ कोई भी रुझान नहीं था। इस बात से कुंठित होकर तिलोत्तमा ने माता पार्वती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब ऐसा दुस्साहस करने की वजह से तिलोत्तमा को स्वर्ग से निष्कासित किया गया और उसे प्रेत कुमारी बनने का श्राप मिला, और इस जन्म में तिलोत्तमा मैत्री के रूप में जानी जाती है। अब कियान उसके पास पहुंचता है और उसे देखते ही मैत्री उसके बारे में सब कुछ जान लेती है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी काली शक्तियां हैं जिसके चलते वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ दूसरी तरफ महाकाल बाबा कुछ अनुष्ठान कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अनहोनी घटित होने वाली है इसके संकेत मिलने लगते हैं। अब यहाँ पर वो सुप्रिया को बताते हैं कि 1520 में जब विश्वनाथ मंदिर के ऊपर हमला हुआ था, तब उस हमले में महासेतु ने आत्मलिंगों को लेकर कुएं में प्रवेश किया था। उसके कई वर्षों बाद हमारे लोगों को बहुत ज्यादा ढूंढने पर फिर से उस आत्मलिंग की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके 2 साल बाद फिर से उस आत्मलिंग को हासिल करने के लिए दुश्मनों ने हमला किया। इसलिए हम जैसे साधु परंपरा लोगों ने उस आत्मलिंग को अलग अलग जगह पर रखने का फैसला किया, ताकि उसके बारे में लोगों को पता न चले और उस आत्मलिंग की रक्षा हो सके। हर कुछ श्राविक सालों के बाद उस आत्मलिंग को दूसरी जगह पर रखा जाता। ऐसा करने की वजह से कोई भी आत्मलिंग के बारे में जान नहीं पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम मैत्री को देखते हैं। वो उस आत्मलिंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक छोटी बच्ची की आत्मा का इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पर मैत्री को पता था कि बाल सेतु ने भी पुनः जन्म ले लिया होगा। अगर हम बाल सेतु को ढूंढ लेते हैं तो हमें तुरंत ही आत्मलिंग के बारे में पता चल जाएगा, और उस छोटी बच्ची की आत्मा के जरिए उन्हें बाल सेतु के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। वो छोटी बच्ची की आत्मा अपनी शक्तियों से बाल सेतु का एक चित्र बनाती है, और उस चित्र को स्पर्श करने के बाद मैत्री अपनी शक्तियों से पता लगा लेती है कि इस जन्म में बाल सेतु कहाँ पर रह रहा है और उसका जन्म किस परिवार में हुआ है। उसके बाद हमें लखनऊ शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक घर में हम बाल सेतु को देखते हैं। इस जन्म में उसका नाम ओम होता है। उसकी माँ अर्चना वहाँ पर आती है और उसे पबजी खेलने के लिए डांटने लगती है। कहती है कि गेम खेलना छोड़ दो और जल्दी से नाश्ता करो। ओम कहता है कि आज पोहे बने हैं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अब अर्चना घर में खाना बनाने वाले को कहती है कि उसके लिए सैंडविच बना दीजिए। उसके बाद वो दादाजी को ओम का ख्याल रखने के लिए कहकर अपने काम पर जाने लगती है। दरअसल अर्चना एक IAS ऑफिसर के तौर पर काम करती है। अब दोस्तों, अर्चना के जाने के बाद हम यहाँ घर के अंदर देखते हैं कि दादाजी और ओम कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो लोग दादाजी के ऊपर हमला करके ओम को उठाकर ले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ तुरंत ये बात महाकाल बाबा को पता चल जाती है, और वो उस बच्चे के सही सलामती के लिए अनुष्ठान करने लगते हैं। यहाँ इस तरफ अर्चना को भी उसका बेटा किडनैप हो गया है ये खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। हम यहाँ पर IPS अधिकारी गिल साहब को देखते हैं, जो कि ओम को वापस लाने के लिए अपने बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर को काम पर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी ऑफिसर मैडम आकर बताती है कि हमारे सबसे बेहतरीन 5 ऑफिसर किसी दूसरे मिशन पर गए हैं। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक सस्पेंडेड ऑफिसर बचा हुआ है। उस ऑफिसर की फाइल लाई जाती है और उसे सस्पेंड क्यों गया था ये हमें बताया जाता है। दरअसल दोस्तों, मिर्जापुर केस में उस ऑफिसर ने बहुत सारे क्रिमिनल को उनका एनकाउंटर के मार डाला था। रेप, मर्डर, ड्रग्स, स्मगलिंग ऐसे कई सारे गुनाह करने वाले लोगों को उसने मौत की घाट उतार दिया था। अगर उसे कहा जाता कि मुजरिमों को गिरफ्तार करके लाना है तो वह सीधा उनका एनकाउंटर करके उन्हें मार देता। इसलिए उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वो कुछ भी रूल्स और ऑर्डर फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पर ऑफिसर गिल कहते हैं कि यही ऑफिसर इस ऑपरेशन के लिए सही है और हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं लखनऊ के एक बहुत ही पुराने अड्डे पर कुछ गुंडे लोगों ने ओम को किडनैप करके रखा हुआ था। तभी उस जगह पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और उस जगह के अंदर हम देखते हैं कि उन गुंडों में से एक भाई का बर्थडे था। तो यहाँ पर ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे।
तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आदमी देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर एक ही झटके में उस आदमी को मार डालता है। तो इस धमाकेदार एंट्री के साथ हम उस ऑफिसर को देख पाते हैं। इस ऑफिसर का नाम होता है पंकज पांडे। अंदर आने के बाद वो तुरंत ही सभी गुंडों से फाइट करता है। सभी लोगों की हड्डी पसली एक करके उन्हें मार डालता है। उनमें से आधे बचे हुए गुंडे लोग ये सब कुछ देखकर भाग जाते हैं और उसके बाद वो ओम को सही सलामत लेकर वहां से चला जाता है। अब ओम के वापस आ जाने के बाद उसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है और ओम के लिए आलोक रंजन नाम का एक स्पेशल कमांडर नियुक्त किया जाता है, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम मैत्री को देखते हैं, जो कि कियान को बताती है कि हमारे पास सिर्फ अगली पूर्णिमा तक का ही समय है और उसके लिए सिर्फ 12 दिन ही बचे हैं। ये काम पूरा करने के लिए ताकत के साथ चाहिए होशियारी, तेज दिमाग, और तुमसे पहले ये राह कोई और ने चुनी थी, हमें उसकी भी मदद लेनी होगी। और दोस्तों, अब हमें यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मुर्तजा अब्बासी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उत्तर प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ पर उन्हें कुछ एरिया में अलर्ट जैसी सिचुएशन दिखाई देती है। इसके बारे में ऑफिसर पद्मिनी तुरंत ही जान लेती है और फिर ऑफिसर गिल को जाकर बताती है। ऑफिसर गिल यहाँ पर पंकज पांडे को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि यूपी में 2 हफ्तों के अंदर अंदर बहुत बड़ा अटैक का प्लान किया जा रहा है। हमारे इंटेलिजेंस के जरिए हमें ये बात पता चली है और उस मुर्तजा अब्बासी ने 2 दिन पहले इस्लामपुर में कांटेक्ट किया था, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ प्लान जरूर है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम मुर्तजा अब्बासिन को देखते हैं, जिसे बहुत सारे लोग जानते थे और मानते भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उसके छू लेने मात्र से ही अगर कोई भी रेयर बीमारी है तो वो ठीक हो जाती है। मतलब कि एक तरह से उसकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। उसकी राय बहुत ज्यादा मैटर करती थी, किसका वोट किधर जाएगा और किस तरफ नफरत फैलेगी, ये सब कुछ वो कंट्रोल कर सकता था। ऑफिसर गिल यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए हमें एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन करना होगा। फिर ऑफिसर पंकज पांडे से पूछा जाता है कि क्या तुम इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो। पंकज कहता है कि मैं ऑपरेशन के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे हिसाब से। तो ऑफिसर गिल कहता है ठीक है, इस केस को हैंडल करते वक्त तुम्हें सारी छूट दी जाती है। और अब सारे परमिशन मिलने के बाद ऑफिसर पंकज थोड़ा खुश हो जाता है कि बिना कोई रूल्स रेगुलेशन के उसे काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ दूसरी तरफ हम कियान को देखते हैं। उसके कुछ लोग उसे कॉल करके बताते हैं कि हमने उस ओम नाम के बच्चे को किडनैप कर लिया था, लेकिन वहाँ की पुलिस फोर्स ने उस बच्चे को बचा लिया और अब उस बच्चे को बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कियान से कहता है कि अब ये सब कुछ किसने किया है, ये तुम्हें मैत्री के पास जाकर ही पता चलेगा। यहाँ हम मैत्री को देखते हैं, जो कुछ रिचुअल्स वगैरह कर रही होती है, ताकि उनके काम में जो कोई भी रुकावट डाल रहा है उसके बारे में उसे पता चल सके। फिर वो अपनी शक्तियों से किसी का चित्र बनाने लगती है और इतने में वहाँ पर कियान पहुंच जाता है। वो उसे कहती है कि जो हमारा काम पूरी तरीके से रोक रहा है वो ये है। और तभी यहाँ पर महाकाल बाबा लोगों को बताते हैं कि 1520 की सदी में विश्वनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण होने के बाद 1727 की सदी में मुजफ्फर खान नाम का एक आदमी अपने कुछ आदमियों के साथ उसने भी आत्मलिंग को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़े शिव मंदिर के ऊपर हमला किया था। तो उस वक्त सभी लोग कुंभ मेले में गए हुए थे। इसे का फायदा उठाकर वो मंदिर में जाकर उस आत्मलिंग को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मंदिर के अंदर पहले से उसकी कोई रक्षा कर रहा है। अब वहाँ पर पहले तो एक बैल उनके ऊपर हमला करता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है वीरभद्र की। मतलब कि दोस्तों, आज इस जन्म में वीरभद्र का जन्म हुआ है पंकज पांडे के रूप में। पिछले जन्म में वो वीरभद्र था। अब यहाँ पर वीरभद्र बहुत ही खूंखार तरीके से सभी लोगों को मार देता है। और दोस्तों, इस जन्म में जो कियान है वो उस जन्म में मुजफ्फर खान था और उस समय वीरभद्र ने उसे भी मार दिया था। और यहाँ अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मैत्री ने भी वीरभद्र का ही चित्र बनाया था। वो कियान से कहती है कि तुम्हें इसी आदमी को रोकना होगा, इसके अंदर ही शिव का अंश है। फिर उसके अगले सीन में हम मुर्तजा अब्बासिन को देखते हैं। जाकिर भाई नाम का एक आदमी जमीन खरीदने के लिए उससे कांटेक्ट करता है। फिर जाकिर खान की प्रोफाइल अच्छी तरीके से चेक करने के बाद वो अपने आदमी से कहता है कि कल तुम जाकिर खान से मिलो और उसे अपनी सारी जमीन दिखा दो। उसके अगले दिन हम देखते हैं सीक्रेट मिशन शुरू हो जाता है। पंकज पांडे जाकिर खान का रूप लेकर यहाँ जमीन खरीदने के लिए आता है। जमीन देखने के बाद वो लोग मुर्तजा के घर पर पहुंचते हैं। जाकिर खान कहता है कि हमें आपकी जमीन बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। इतने में ही मुर्तजा अब्बासिन को एक कॉल आता है और उसे 2 दिन के लिए कहीं पर जाना था। वो कहता है कि फिलहाल हम ये डील नहीं कर सकते, आप 2 दिन बाद आइए, इसके लिए 2 दिन लगेंगे। तो जाकिर खान कहता है कि इतनी ज्यादा कैश लेकर हम होटल में नहीं रुक सकते और कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। मुर्तजा कहता है कि आपको कहीं बाहर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ मेरे घर में रह सकते हो। फिर वो रात को डिनर करते हैं। तब मुर्तजा कहता है कि मुझे शिकार करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम कल सुबह शिकार पर जाएंगे। अब उसके अगले दिन मुर्तजा और उसका एक आदमी जाकिर खान के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। थोड़ा अंदर आने के बाद ये लोग एक जगह पर रुकते हैं और दरअसल दोस्तों, मुर्तजा को जाकिर के ऊपर थोड़ा सा शक हो गया था, लेकिन तभी अचानक उन लोगों के ऊपर कोई हमला करता है। इस शूटिंग में मुर्तजा का वो आदमी मारा जाता है और यहाँ जाकिर खान मुर्तजा की जान बचा लेता है, उसे गाड़ी के अंदर बिठाता है और फिर खुद जंगल के थोड़ा अंदर जाकर इंडियन आर्मी के कुछ 4 लोगों को मार देता है। फिर मुर्तजा को वहां से बचाते हुए ले जाता है।
लेकिन यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल दोस्तों, ये उन लोगों का एक प्लान था। वो जो 4 लोग मरे थे वो कोई इंडियन आर्मी के जवान नहीं थे, वो लोग आतंकवादी थे जिन्होंने आर्मी के लोगों ने पकड़ लिया था। और यहाँ पर जाकिर ने उन आतंकवादियों को ही शूट करके मार डाला था और मुर्तजा को ऐसा लगा कि उसने इंडियन आर्मी के लोगों को मारा है। जाकिर के रूप में जो पंकज पांडे होता है, उसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि मुर्तजा अब्बासिन उसके ऊपर विश्वास करे, और होता भी वैसा ही है। मुर्तजा अपनी जान बचाने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम गार्डन में ओम और आलोक को देखते हैं। ओम यहाँ पर झूला झूल रहा होता है और तभी वो आलोक से कहता है कि बॉडीगार्ड मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। फिर आलोक थोड़ा आसपास देखता है कि कुछ सस्पिशियस चीजें दिख रही है नहीं। उसके बाद वो आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही हम देखते हैं वहाँ पर वो छोटी बच्ची और मैत्री के कुछ लोग आ चुके थे और अपनी कुछ शक्तियों से ये लोग ओम को गायब करके वहाँ से ले जाते हैं। आलोक वहाँ पर आता है तो उसे ओम कहीं पर दिखाई नहीं देता, जिससे कि वो परेशान हो जाता है। अब उसने ओम के शरीर के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिससे कि ओम को कहाँ पर ले जाया जा रहा है ये उसे पता चलने लगता है। यहाँ महाकाल बाबा को पता चल जाता है कि ओम का अपहरण हो चुका है और मैत्री उसे तब तक यातनाएं देती रहेगी जब तक वो बच्चा आत्मलिंग का पता नहीं बता देता। इसलिए हमें उसकी जान बचाने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद रात को हमें धोरपटल बेस कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुर्तजा अब्बासिन अपने कुछ आदमियों के साथ कुछ डील करने के लिए आया होता है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कियान भी उससे मिलने के लिए आने वाला था। अब यहाँ पर मुर्तजा एक दूसरे बंदे के सामने जाकिर खान की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है कि आज जंगल के रास्ते से आते वक्त उसने मेरी जान बचाई, अब वो मेरा आदमी है, मैं कहीं पर भी जाऊंगा वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। वो दूसरा आदमी कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, उस जाकिर खान को आपकी जान बचाने का मौका मिला और आप सही सलामत है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ मैत्री ओम को एक जगह पर लेटाकर उसके ऊपर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है और उसे आत्मलिंग किस जगह पर रखा है वो बताने के लिए कहती है। पहले तो ओम कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा यातनाएं देने के बाद वो कहता है कि एक मंदिर, उसके पास है नदी, वहाँ पर शिवा की बहुत बड़ी मूर्ति भी है और नदी के घाट पर चिताएं जलती रहती है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रात को कियान, उसका भाई और उसके कुछ साथी बहुत सारी गाड़ियों के साथ मुर्तजा अब्बासिन को मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ गले लगते हैं और उनमें से एक आदमी सभी लोगों की जान पहचान करवाने लगता है। तभी वहाँ पर जाकिर खान खुद को छुपा लेता है, क्योंकि अगर कियान उसे देख लेता तो वो उसे पहचान लेता कि ये तो वही वीरभद्र है। उसके बाद कियान, उसका भाई मुर्तजा अब्बासिन और उसका एक खास आदमी, ये 4 लोग टेंट के अंदर जाकर कुछ बातचीत करने लगते हैं। कियान उन लोगों को बताता है कि हमें मैत्री के जरिए उस आत्मलिंग का पता चल चुका है, वहाँ पर नदी है, शिवा का बहुत बड़ा टेम्पल है और एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है, उस नदी के घाट पर चिताएं भी जलती है। ये सारी जानकारी सुनने के बाद उनमें से एक आदमी कहता है कि लगता है ये जगह बनारस की है, और उनकी ये सारी बातें पंकज पांडे छुप कर सुन लेता है। फिर कियान उन लोगों को एक आदमी का चित्र दिखाता है और कहता है कि लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी को पकड़ना होगा, इस आदमी के मरने के बाद ही हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यही एक आदमी है जो हमारे काम में रुकावट पैदा कर रहा है। अब उस चित्र को देखने के बाद मुर्तजा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बंदा तो उसके पास जाकिर खान बनकर रह रहा है और अब उन सभी लोगों को जाकिर खान की सच्चाई पता चल जाती है कि वो पंकज पांडे है। इतने में उन्हें बाहर 2-3 गाड़ियां ब्लास्ट होने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी गाड़ियों को आग लग गई थी और उनके आंखों के सामने पंकज पांडे गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। अब ये लोग भी तुरंत ही उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पंकज पांडे तुरंत ही अपने फोन के जरिए पुलिस हेडक्वार्टर को बता देता है कि हम जिस मिशन पर निकले हैं तो वो लोग किसी आत्मलिंग के बारे में बात कर रहे थे और ये आत्मलिंग वहाँ पर है जहाँ पर शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ से नदी बहती है और उसके घाट पर लाशों को भी जला जाता है। तो यहाँ पर सारे ऑफिसर उस जगह के बारे में सोचने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं और फिर उन लोगों को काशी विश्वनाथ और वाराणसी के बारे में पता चलता है। यहाँ पंकज पांडे रात को गाड़ी लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी उस जंगल के रास्ते से एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर दूसरी तरफ से कियान आता है और पंकज पांडे को ठोक देता है, जिस वजह से पंकज पांडे उस कार के साथ एक खाई में गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसकी मौत हो गई होगी। दूसरी तरफ आलोक रंजन जीपीएस को ट्रैक करते हुए ओम को जिस जगह पर किडनैप करके रखा गया था उसे ढूंढ लेता है। वहां अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोगों से फाइटिंग करके आखिरकार उसे एक जगह पर ओम दिखाई देता है। अब ओम को देखने के बाद उसे अपना सपन लगता है, इसलिए आलोक रंजन उसे अपने गले से लगा लेता है और तभी दोस्तों आलोक को अपना पिछला जन्म याद आता है। मतलब कि 1520 सदी में हमने विश्वनाथ मंदिर में महासेतु को देखा था, तो वो और कोई नहीं बल्कि आलोक रंजन ही था। यहाँ पर वो ओम को उठाकर ले जाने लगता है और तब ओम को भी अपना पिछला जन्म याद आता है। अब दोस्तों आत्मलिंग कहाँ पर रखा है ये सभी लोगों को पता चल गया था। यहाँ हम कियान को देखते हैं, उसके पास मैत्री आती है और उसे कहती है कि मैंने इसके अंदर अपनी सारी शक्तियां डाल दी है, इन शक्तियों की मदद से तुम वीरभद्र से लड़ पाओगे और अब जाओ उस आत्मलिंग को हासिल करो। तो कियान उसकी बात मानते हुए वहां से निकल जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उन लोगों को वीरभद्र की लाश नहीं मिली थी, इसलिए उन लोगों को शक था कि कहीं वीरभद्र का रूप यानी कि वो पंकज पांडे कहीं जिंदा ना हो।
उसके अगले दिन हम देखते हैं सभी साधु संत अघोरी ये लोग आत्मलिंग के मंदिर में पहुंच जाते हैं। आज वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होता है और बहुत बड़े यज्ञ भी शुरू हो जाते हैं। उस जगह पर ओम और आलोक रंजन भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें भी आत्मलिंग की रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली थी। तभी अचानक वहां पर कियान का भाई अपने कुछ गुंडे साथियों के साथ पहुंच जाता है। सभी साधु संतों को मारने लगता है। आलोक रंजन उन लोगों को रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में होने की वजह से आलोक रंजन को मार देते हैं। अब उसके बाद वो लोग उस छोटे बच्चे ओम को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एंट्री होती है पंकज पांडे की। वो अभी भी जिंदा होता है। पहले तो वो त्रिशूल लेकर सभी गुंडों को मार देता है और उसके बाद कियान के भाई को भी बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। उसके बाद वहां पर कियान आता है और अपने भाई को मरा हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पंकज पांडे के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। अब दरअसल पंकज पांडे तो वीरभद्र का रूप था, तो उनकी शक्तियों के आगे ये कियान कहाँ टिकने वाला था। पंकज पांडे त्रिशूल लेकर कियान को खत्म कर देता है और उसे मारते वक्त कहता है कि तुम चाहे जितने भी जन्म ले लो, लेकिन इस आत्मलिंग को हासिल नहीं कर सकते। हर जन्म में तुम्हें इस आत्मलिंग को हासिल करने से पहले हम लोगों से लड़ना होगा और हमसे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। उसके बाद कहानी के एंडिंग में ये लोग भगवान शिव की बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा करते हैं और दोस्तों फिर से आत्मलिंग को किसी जगह पर छुपाया जाता है ताकि उसके बारे में किसी को पता न चल सके। इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।